कविता अपने 3 बच्चों के साथ अपनी माँ के घर बैठी हुई थी और लगातार रोई जा रही थी। अपनी माँ को इस तरह रोता हुआ देखकर उसके दोनों छोटे बच्चे भी परेशान हो रहे थे। तब कविता की माँ उसके सर पर हाथ रखकर कहती है, सुनो बेटी, इस तरह रोने से कुछ नहीं होने वाला। ये तो उस आदमी का रोज का काम हो गया है। मेरी बात मान, तू अब अपने लिए और अपने बच्चों के लिए कुछ सोच। रहने दो माँ, हर बारी ऐसा ही होता है। जब भी मैं तुम्हारे पास आती हूँ तो मुझे ऐसी ही बातें सुनाती हो और 2 दिन बाद तो मुझे ये बताने लगती हो कि पति तो परमेश्वर है, तुम्हें वहीं जाकर रहना होगा। लेकिन इस बार नहीं, इस बार तुम्हें नहीं पता माँ, उसने मेरे साथ क्या क्या किया है। हाँ नानी, इस बार हम लोग भी वहाँ वापस नहीं जाएंगे। नानी, मुझे तो बहुत डर लगता है जब भी घर में ऐसा कुछ होता है। मैं तो डर के मारे पड़ोस वाली चाची के घर चली जाती हूँ। कविता की माँ अपनी बेटी और अपने नवासों की हालत देखकर बहुत परेशान हो जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो ऐसा क्या करे कि वो अपनी बेटी को ये एहसास दिलाए कि वो उसके साथ है और वो अब उसे कभी वापस नहीं भेजेगी। कविता अपने पति के साथ शहर के एक छोटी सी जगह पर रहती थी। उसका पति मजदूरी किया करता था, लेकिन उसकी संगत बहुत ही बुरी थी, जिस कारण में आए दिन वो शराब पीकर अपने घर आता और अपनी बीवी को मारने पीटने लगता। ऐसा होते हुए काफी वक्त बीत गया था। कविता का जब भी झगड़ा होता वो अपनी माँ के घर चली जाती और फिर थोड़े दिनों बाद उसकी माँ उसे समझा बुझाकर वापस घर भेज देती। लेकिन इस बार उसके पति नरेश ने उसके साथ साथ बच्चों को भी बहुत बुरी तरह मारा पीटा था। उनकी इस हालत को देखकर इस बार कविता की माँ को नरेश पर बहुत गुस्सा आ रहा था और उसने मन ही मन सोच लिया था कि इस बार कुछ भी हो जाए वो अपनी बेटी को वापस नहीं भेजेगी। लेकिन वो खुद भी इतनी अमीर नहीं थी कि अपनी बेटी और उसके बच्चों की अच्छी देखभाल कर पाती। इसी तरह कई दिन निकल गए। नरेश भी अपनी पत्नी और बच्चों को लेने इस बार नहीं आया। उधर कविता की माँ के घर धीरे धीरे रखा हुआ सामान भी खत्म होने लगा। उधर उसकी माँ अब बहुत चिंता करने लगी थी। माँ, तू परेशान मत हो, मैं कोई ना कोई काम ढूंढ लूंगी। बेटी, तू तो मेरी हालत जानती ही है। थोड़ा बहुत काम जो करती हूँ बस उसी से अपना गुजारा कर पाती हूँ। अब तुम लोग आ गए हो तो मैं काम पर भी नहीं जा पा रही हूँ। माँ, तुझे अब काम पर जाने की जरूरत नहीं है, मैं काम पर जाऊंगी। तू सिर्फ बच्चों का ध्यान रख। अगले दिन कविता जहाँ उसकी माँ काम करती थी वहां पर पहुंच जाती है। अच्छा, तो तुम उनकी बेटी हो? उन्हें क्या हुआ? कई दिनों से आ नहीं रही थी। मैंने सोचा काम छोड़ दिया क्या? वो जरा माँ की तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए वो काम पर नहीं आएंगी। उनकी जगह मैं आऊंगी अब से काम पर। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखो, काम बिल्कुल अच्छे से करना है और ईमानदारी तो होनी ही चाहिए। तुम्हारी माँ मेरे यहाँ पर बरसों से काम कर रही है। जी, मैं आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ये कहकर कविता काम पर लग जाती है। कई दिन वो लगातार इसी तरह काम पर आती है और घर जाती है। एक दिन वो अपने बच्चों के लिए रास्ते से सब्जी पूरी लेकर जाती है। घर आने पर, माँ, सब्जी पूरी लेते वक्त मुझे एक ख्याल बार बार आ रहा था। क्या ख्याल आ रहा था कविता? क्या चल रहा है तेरे मन में, मुझे भी बता। माँ, क्यों ना हम लोग भी सब्जी पूरी बेचने का काम करें? ये ख्याल तुझे कैसे आया और हम सब्जी पूरी का काम कैसे कर सकते हैं? यहाँ कहाँ सब्जी पूरी का काम चलेगा? हर घर में हर औरत को सब्जी पूरी बनानी आती है। माँ, मैंने माना कि हर औरत सब्जी पूरी बना सकती है, लेकिन बहुत से लोग हैं जो सुबह सुबह खाली पेट घर से निकल जाते हैं और बाहर जाकर नाश्ते की तलाश करते हैं। मैंने देखा है, हमारे वहां पर सुबह सुबह लोग सड़क किनारे खड़ी हुई सब्जी पूरी, कचौरी सब कुछ खरीद रहे होते हैं। हाँ माँ, मेरे स्कूल के पास भी एक अंकल बहुत अच्छी सब्जी पूरी बनाते थे और सुबह सुबह उनके पास बहुत भीड़ होती थी। माँ, मैं सच कह रही हूँ, मैं ये काम बड़े आराम से कर सकती हूँ और सुबह सुबह का काम है। पूरा दिन उसके बाद हम लोग और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। अब मैंने सोच ही लिया है, मुझे अपने बच्चों को खुद ही पालना है, तो फिर ओखली में सर तो देना पड़ेगा ना माँ। वो तो ठीक कह रही है तू। पूरा दिन हमारे पास और काम करने के लिए भी वक्त होगा, पर इसके लिए हमें पैसों की जरूरत होगी और मेरे पास जो बचत है वो तो सिर्फ 1000 रुपए ही है। हाँ माँ, तो कौन सा हमें पूरा दिन काम करना है? सुबह सुबह का काम करना है, अपने घर के बर्तन लेकर चलेंगे, घर का ही सारा कुछ सामान होगा और वहां से फिर घर ले आएंगे। आखिर में कविता की माँ भी इस बात के लिए तैयार हो जाती है और वो दोनों शाम को बाजार जाकर जरूरत का सामान खरीद लाते हैं।
अगले दिन कविता एक ऐसी जगह की तलाश करती है जहां पर बहुत सारे लोग सुबह सुबह या तो सवारी का इंतजार कर रहे होते हैं या अपने काम पर जाने की। और फिर उसे एक ऐसी जगह दिखाई दे जाती है जहां पर सुबह सुबह बहुत सारे मजदूर काम की तलाश में खड़े होते हैं। और उधर ही एक बस स्टॉप भी था जहां पर सुबह सुबह जाने आने वाले यात्रियों की भारी भीड़ होती है। वो खुश हो जाती है और अगले दिन सुबह सुबह वो अपनी माँ के साथ वहां पर जाकर सब्जी पूरी बनाने लगती है। 30 की 4 पूरी, 30 की 4 पूरी। कविता, तुझे क्या लगता है कोई आएगा पूरी खाने के लिए? माँ, थोड़ा सब्र करो, अभी तो हम लोगों ने दुकान ही शुरू की है। तभी 2 लोग वहां पर आते हैं और सब्जी पूरी के लिए बोलते हैं। कविता फटाफट सब्जी पूरी तैयार करती है और उसकी माँ उन्हें खाने के लिए देती है। सब्जी पूरी का स्वाद उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है और वो एक एक प्लेट और खा जाते हैं। उन दोनों को वहां पर खाते हुए देखकर कुछ लोग और भी आ जाते हैं और इस तरह धीरे धीरे पहले ही दिन उनके पास काफी अच्छी खासी भीड़ हो जाती है। 30 में 4 पूरी। और कविता पूरियां भी थोड़ी बड़ी और मोटी ही बना रही थी ताकि लोगों का पेट भर सके। पहला दिन था, वो थोड़ा ही सामान लेकर आए थे। देखते ही देखते वो खत्म हो गया। माँ, मुझे तो ये पता था कि ये काम चल जाएगा, पर पहले ही दिन हमारे पास अच्छा खासा काम आया, लेकिन हम लोग तो बहुत ही कम सामान लेकर आए थे। कुछ भी कह कविता, लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही है। अपने पैसों की बात ही कुछ और होती है। दोनों माँ बेटी खुशी खुशी घर आ जाती हैं और अगले दिन की तैयारी में लग जाती हैं। तभी उनके पड़ोस में रहने वाली एक औरत उनके पास आती है। चाची, मैंने सुना है तुम लोगों ने आज सब्जी पूरी की दुकान लगा रखी है। हाँ, तो उसमें बुराई क्या है, अपना काम हमने शुरू किया है। अरे नहीं, मैं तो बस पूछने के लिए ही आई थी। वो कह रहे थे कि तुम दोनों को वहां पर सब्जी पूरी बेचते हुए देखा। वैसे कितना अजीब नहीं लग रहा होगा कि सुबह सुबह इतने सारे लोगों के बीच में आप दोनों सब्जी पूरी बना रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम्हारी दिक्कत क्या है। तुम्हें दिक्कत इस चीज से हो रही है कि हम सब्जी पूरी बेच रहे थे, या इस चीज से दिक्कत हो रही है कि हम इतने सारे लोगों के बीच में खड़े होकर सब्जी पूरी बेच रहे थे? सुनो बेटी, जाओ, तुम्हारे घर में बहुत सारे काम होंगे, उन काम को जाकर खत्म करो और हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। ये लो चाची, मैं तो तुमसे बात करने के लिए आई थी कि कोई और काम क्यों नहीं देख लेती हो। क्यों? जो काम हम कर रहे हैं उसमें क्या बुराई है? तुम्हें हमारे काम में जो बुराई दिख रही है, तो तुम्हें ये नहीं दिखा कि इस घर में 2 बच्चे हैं जो 10 दिन से भूखे बैठे हुए थे? जरा जाकर उनका हालचाल पूछ लूं। बस मुंह उठाकर आ गई ये पूछने के लिए कि सब्जी पूरी क्यों बेच रही हो। उस औरत के जाने के बाद, माँ, वो भाभी ऐसा क्यों बोलकर गईं? क्या ये काम बुरा है? कविता की ये बात सुनकर उसकी माँ हंसने लगी और फिर अपनी बेटी को बोली, तुम्हें पता है बेटी, मैं तुझे आज बहुत ही ज्ञान की बात बताती हूँ। गज भर की जो जबान होती है ना, वो कैंची का काम करती है, और तुझे तो पता ही है कैंची का काम होता है काटना। तो तुम्हें भी पत्थर बन जाना है। कौन क्या कहता है और क्या नहीं कहता, इन बातों पर ध्यान ना देकर तू सिर्फ अपने बच्चों की तरफ ध्यान दे। अगले दिन सुबह सुबह कविता अपनी माँ के साथ फिर वहां पर जाकर सब्जी पूरी का अपना ठेला लगा लेती है। धीरे धीरे सभी लोग सुबह के नाश्ते की तलाश में उसके पास आने लगते हैं और स्वादिष्ट सब्जी पूरी खाकर अपनी भूख शांत करते हैं। देखते ही देखते आज भी उनका सारा सामान बिक जाता है। घर आने के बाद कविता अपनी माँ से कहती है कि हम यही काम करेंगे, और बस उसके बाद वो अपने बच्चों के लिए स्कूल में बात करती है, उनका एडमिशन कराती है और रोज सुबह अपनी माँ के साथ जाकर सब्जी पूरी का काम करती है। वक्त पंख लगाकर उड़ जाता है। काफी समय हो जाता है। कविता और उसकी माँ की मेहनत रंग लाती है और धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगती है। और फिर माँ बेटी फैसला करती हैं कि अब वो दोपहर तक, जब तक कि बच्चे स्कूल से घर नहीं आ जाते, तब तक सब्जी पूरी का काम करेंगी। अब उन्होंने सब्जी पूरी के साथ रायता भी रख दिया और एक दिन नरेश उन लोगों को ये काम करते हुए देख लेता है और वो शाम को कविता की माँ के घर पहुंच जाता है। अरे वाह कविता, तुमने तो अपना अच्छा काम धंधा जोड़ लिया है। घर के हालात भी अच्छे लग रहे हैं, बच्चे भी नए नए कपड़ों में खड़े हुए हैं। चल चल, बहुत हो गया यहाँ पर काम, अपने घर वापस चल, वही तेरा असली घर है। अगर वही मेरा असली घर था तो उस घर से निकाला क्यों था? और अब मुंह उठाकर मुझे लेने कैसे आ गए? क्योंकि तुमने मुझे काम करते हुए देख लिया है, बच्चों को अच्छे कपड़ों में देख लिया। हमारे अच्छे हालात तुमसे देखे नहीं जा रहे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझसे गलती हो गई। चलना, वापस अपने घर चलते हैं, वहीं पर ही ये काम करना। वाह भाई वाह, वहां जाकर भी मैं काम ही करूंगी। और घर पर वो तुम कह रहे हो
कि मेरा है, मैं अपने घर जाकर काम क्यों करूं? तुम्हें मेरा ख्याल रखना चाहिए। हाँ हाँ, मैं ही तो ख्याल रखूंगा। तुम काम करना और मैं तुम्हारा वहां पर ध्यान रखूंगा कि कोई आकर तुम्हें परेशान ना करे। सुनो मेरी बात, अभी यहाँ से चले जाओ और मेरा दिमाग मत खराब करो। अगर तुमने मुझे परेशान किया तो मैं सारे मोहल्ले को इकट्ठा कर लूंगी। अगर मुझे अपने बच्चे खुद ही पालने हैं तो मैं यहाँ अपने माँ के साथ रहकर पालूंगी। बेटी, मैं तुझे उसके साथ भेज देती, लेकिन इसकी आंखों में लालच नजर आ रहा है। उसकी आंखों में दिखाई दे रहा है कि ये तुझे नहीं, तेरे काम की वजह से तुझे यहाँ से लेकर जा रहा है। और अब मैं कहती हूँ, तुझे इसके साथ जाने की जरूरत नहीं है। तू अपने बच्चों को खुद पाल सकती है, मैं रहूं या ना रहूं। ये सुनकर नरेश वहां से चला जाता है और उसके बाद कविता कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखती और अपने जीवन की अनेकों ऊंचाइयों पर पहुंच जाती है। कमला एक ऐसी काम वाली थी जो घरों में काम करने के पैसे तो लेती ही थी, साथ साथ इधर की बात उधर करने के भी अलग से पैसे लेती थी। उन्हीं दिनों कमला रानी के घर में काम करना शुरू करती है। रानी अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके परिवार में उसका पति शांता प्रसाद, एक बेटा रोहन और बहू संध्या है। रानी और संध्या हर दिन किसी न किसी बात पर झगड़ा करती रहती थी। शांता प्रसाद और रोहन उनको काफी समझाते थे, पर वो दोनों किसी की नहीं सुनती थी। छोटी छोटी बातों पर उनका झगड़ा चलता रहता था और एक दूसरे को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। आज सुबह का ही किस्सा ले लो। आज संध्या ने सुबह के नाश्ते में जो खाना बनाया, उसके लिए उसने अपनी सास रानी से नहीं पूछा था, तो रानी को उसकी ये बात खटक गई और हो गया सुबह सुबह हंगामा शुरू। अब तो इस घर में क्या बनता है हमें तो पता ही नहीं होता है। मैं आई थी आपके पास, पर तब तक आप सो गई थी। सुबह जल्दी खाना बनाना था, इसलिए मैंने बना दिया। कोई बात नहीं माँ, आप माफ कर दो। आज गलती हो गई है संध्या से, कल वो आपसे पूछकर ही खाना बनाएगी। लो, आ गया जोरू का गुलाम अपनी बीवी की सिफारिश लेकर। तुझे और कुछ काम नहीं होता क्या, जो तू हर बार इसका पक्ष लेकर आ जाता है? मैंने कोई गलती नहीं की है। अरे तू कहाँ गलती करती है? गलती तो हमने की जो तुझे बहू बना कर लाए। अच्छा, बड़ी जल्दी अपनी गलती का एहसास हुआ आपको? हाँ, मेरी ही अकल पर पत्थर पड़े थे, पर अब क्या फायदा, मेरी किस्मत में ही होगी तेरे जैसी बहू। हे भगवान, कौन से जन्म का बदला ले रहा है मुझसे। मम्मी जी, भगवान को मत याद करो, अभी बहुत टाइम है भगवान के पास जाने को आपका। चल काम कर अपना, मेरे साथ जुबान मत लड़ा। मुझे भी कोई शौक नहीं है अपना दिन खराब करने का। ऐसा कहकर संध्या अपने कमरे में चली जाती है। रानी खाने की टेबल पर बैठी बड़बड़ करने लगती है। उनके इस झगड़े का फायदा उनकी काम वाली कमला हमेशा उठाती थी। जब भी रानी और संध्या झगड़े में बिजी हो जाती, तब कमला अपने घर के लिए कोई न कोई सामान चुराकर अपने बैग में रख लेती थी। सास बहू को झगड़े से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। वो दोनों कमला को क्या देखती। अब तो कमला की ये आदत बन गई थी और धीरे धीरे कमला का लालच और भी बढ़ता गया। अब तो कमला पहले के मुकाबले ज्यादा सामान उठाकर घर ले जाने लगी थी। उन लोगों के घर से रोज कुछ न कुछ कमला के घर पहुंच ही जाता। कमला को अब ये सब बहुत ही अच्छा लगने लगा था। अरे वाह कमला, ये तो बढ़िया मछलियां फंसी हैं तेरे जाल में, पर ध्यान रहे कोई तुझे देख ना ले ये सब करते हुए, नहीं तो फंस जाओगी। हाँ हाँ, तुम फिक्र मत करो, उन लोगों को कुछ पता नहीं चलेगा। दिन भर लड़ने से फुर्सत मिले तो वो लोग कुछ देखेंगी। सही बात है, फिर तो लगता है अब मुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर कमला का पति सोने चला जाता है। घर का सामान धीरे धीरे गायब होता रहा, लेकिन रानी और संध्या को भनक तक नहीं लगी। कमला बहुत ही चालाक किस्म की औरत थी। कमला पूरा दिन कुछ न कुछ बोलती रहती थी, पर जैसे ही सास बहू का झगड़ा शुरू हो जाता था, तो वो चुपचाप उनका झगड़ा सुनती रहती थी। एक दिन की बात है, रानी और संध्या का चाय को लेकर झगड़ा हो गया। मैंने चाय में चीनी डाली थी। कुछ भी। हाँ, चाय बिल्कुल फीकी थी। नहीं मम्मी जी, मैंने 4 चम्मच चीनी डाली थी। चाय मैंने पी या तूने, मुझे पता है। मम्मी जी, अब आप जानबूझकर झगड़ा कर रही हैं। मुझे याद है मैंने चीनी डाली थी। अरे, मैं जानबूझकर झूठ नहीं बोल रही हूँ, तू जानबूझकर झूठ बोल रही है। नहीं मम्मी जी, मैंने खुद आपकी चाय में 4 चम्मच चीनी डाली थी।
रहने दे बहू, बहस मत कर मेरे साथ। अच्छा, आप कमला से पूछ लो। कमला बता, बता मम्मी जी को मैंने तेरे सामने इनकी चाय में 4 चम्मच चीनी डाली थी। मुझे नहीं पता। ऐसा कहकर कमला वहां से रसोई घर में चली जाती है। ऐसी थी कमला, चालाक और तेज मौके का पूरा फायदा उठाने वाली। संध्या भी उठकर कमला के पीछे पीछे रसोई घर में आती है और कहती है, क्यों री कमला, तूने मम्मी जी के सामने सच क्यों नहीं बोला? तूने तो देखा था ना कि मैंने मम्मी जी की चाय में 4 चम्मच चीनी डाली थी। देखो भाभी जी, मैं यहाँ काम करने आती हूँ, किसी की वकालत करने नहीं। और मुझे काम करने के ही पैसे मिलते हैं, वकालत करने के नहीं। पर अगर आप मुझे वकालत करने के भी कुछ पैसे दो तो मैं फिर कुछ करने की सोचूं। कितनी लालची है तू कमला। नहीं नहीं भाभी जी, लालची कहाँ हूं, वो तो बस पापी पेट का सवाल है। और आजकल महंगाई भी तो कितनी बढ़ गई है, ये तो आपको पता ही है ना। अच्छा, अब अपनी बकवास बंद कर और बता तुझे क्या चाहिए। वो भाभी जी, मेरा रिचार्ज खत्म हो गया है, जरा मेरा रिचार्ज करा दो। अच्छा, 1 महीने का कर देती हूँ। नहीं नहीं भाभी जी, 3 महीने का करवा दो रिचार्ज। संध्या अपने फोन से कमला का रिचार्ज कर देती है। देख, हो गया रिचार्ज, चेक कर। हाँ हाँ, आ गया। चल अब भाग कर जाओ और मम्मी जी को बोल कि भाभी ने उनकी चाय में 4 चम्मच चीनी डाली थी। अब भी लो भाभी जी। कमला भागती हुई जाती है और रानी के कमरे में जाकर कहती है, माँ जी, वो भाभी जी ने सुबह आपकी चाय में 4 चम्मच चीनी डाली थी। कमला की ये बात सुनकर रानी को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से कहती है, अरे तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? आज से चाय नहीं पी रही हूँ, मेरी चाय में बिल्कुल भी चीनी नहीं थी। नहीं माँ जी, भाभी ने मेरे सामने आपकी चाय में चीनी डाली थी। अच्छा, तू उसकी वकालत करने यहाँ क्यों आई है? तनख्वाह तुझे मैं देती हूँ ना। जाकर बोल अपनी भाभी को चाय में चीनी नहीं थी। माँ जी, भाभी जी ने मुझे अपनी वकालत करने के बदले मेरा रिचार्ज कराया है, वो भी 3 महीने का। अब आपको तो पता ही है ना कि कमला कोई काम फ्री में नहीं करती है। अच्छा, अब समझी तू क्यों यहाँ आकर उसकी वकालत कर रही है। फ्री में कौन सा काम करवाती हूँ तुझसे, तनख्वाह तो देती हूँ ना। हाँ, तो उस तनख्वाह के बदले में मैं काम भी तो करती हूँ ना। भाभी ने रिचार्ज किया है ना अपनी वकालत कराने के लिए। तो उस रिचार्ज से क्या तेरा पेट भर जाएगा? आपकी मर्जी माँ जी। वैसे भी मुझे अभी बहुत से काम करने हैं, मैं तो चली। कमला जैसे ही जाने लगती है, रानी उसको आवाज लगाती है, अच्छा सुन, बोल क्या चाहिए। कमला रुक जाती है और कहती है, आप वो जो साड़ी लाए थे अपने लिए, नई वाली, बड़ी ही सुंदर है। कितनी लालची है रे तू कमला, मतलब के लिए सब काम करती है। रानी अलमारी से साड़ी निकालकर संध्या को दे देती है और कहती है, ये ले साड़ी, और ध्यान रखना ये महंगी साड़ी है, और वैसे भी ये मैं अपने लिए लाई थी और अब मैं ये तुझे दे रही हूँ। अब तू हमेशा मेरी ही साइड लेगी, समझी? समझ गई माँ जी, समझ गई। चल अब जाकर बोल अपनी भाभी को कि चाय में चीनी नहीं थी। कमला नई साड़ी को हाथ में लेकर संध्या के कमरे में जाती है और कहती है, भाभी जी, माँ जी की चाय बिल्कुल फीकी थी, आपको चाय में चीनी डालनी चाहिए थी ना। संध्या कमला के हाथ में साड़ी देखकर समझ जाती है और कहती है, अच्छा कमला, ये तू नहीं ये साड़ी बोल रही है, लालची कहीं की। मैंने रिचार्ज किया था ना तेरा, फिर अब ये सब क्यों? लेकिन भाभी जी, ये साड़ी तो रिचार्ज से महंगी है ना। अच्छा, मैं तुझे अपना ये नया वाला बैग देती हूँ और अब जाकर बोल मम्मी जी को कि भाभी ने चाय में 4 चम्मच चीनी डाली थी। संध्या अपना नया वाला बैग निकालकर कमला को दे देती है। साड़ी के साथ बैग लेकर कमला रानी के पास जाती है और कहती है, भाभी जी ने आपकी चाय में 4 चम्मच चीनी डाली थी। रानी कमला के हाथ में नया बैग देखकर समझ गई, मुझे पता था, ये ले 2000 रुपए और बोल चाय में चीनी नहीं थी। कमला वो 2000 रुपए, साड़ी और बैग लेकर संध्या के कमरे में जाती है और संध्या भी कमला को कुछ नया देती है। इस तरह कमला को रानी और संध्या कुछ न कुछ देती गई। वो दोनों कमला को कभी पैसे तो कभी उपहार देती थी और ऐसे करते करते शाम तक कमला माला माल हो गई। उनको लड़ते लड़ते शाम हो गई थी। शाम को रानी का पति शांता प्रसाद सोफे पर बैठा हुआ टीवी देख रहा था।
कि टीवी देखते देखते अचानक से वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। जैसे ही शांता प्रसाद नीचे गिरता है तो उसके गिरने की आवाज से रानी और संध्या अपने कमरे में से निकलकर बाहर आती हैं। शांता प्रसाद को नीचे गिरा हुआ देखकर वो दोनों कहती हैं, हे भगवान, ये क्या हो गया आपको? पापा जी उठिए, क्या हुआ आपको? रानी और संध्या शांता प्रसाद को उठाकर वापस से सोफे पर बिठाती हैं। संध्या कमला को आवाज लगाकर चिल्लाती है, कमला जल्दी से पानी ला। कमला कोई जवाब नहीं देती तो संध्या खुद ही जाकर पानी लाती है और अपने ससुर शांता प्रसाद को पिलाती है। पानी पीकर शांता प्रसाद को थोड़ा सा होश आता है। तब रानी पूछती है, आप ठीक है ना? क्या हुआ था जी आपको? सुबह से ही मेरी शुगर का लेवल बढ़ गया है। ऐसा क्या खाया था आपने? अरे मैंने तो किसी को कुछ नहीं बोला। ये पागल कमला ने मेरी फीकी चाय शायद तुझे और तेरी मीठी चाय मुझे पिला दी। ये सब सुनते ही रानी और संध्या के होश उड़ गए। रानी गुस्से से चिल्लाती हुई कहती है, हे भगवान, सारी गलती इस कमला की है। गलती करती है खुद और ऊपर से सास बहू को भी लूटती है। कहाँ है वो? छोड़ूंगी नहीं आज इसे मैं। कमला, कमला। जैसे ही रानी कमला को आवाज लगा रही थी कि तभी ऑफिस से उसका बेटा रोहन आता है और अपनी माँ को कमला को आवाज लगाता हुआ देखकर कहता है, माँ, आप क्यों कमला को आवाज लगा रही हो? वो तो काम छोड़कर चली गई। वो अब काम पर नहीं आएगी। अभी मुझे मिली थी जब वो जा रही थी। उसने बताया नहीं क्या आपको? ये सुनकर रानी और संध्या की तो बोलती ही बंद हो गई। बोलती भी कैसे? मालामाल कमला काम छोड़कर जो चली गई थी और जाते जाते सास बहू को कंगाल कर गई थी।